हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अर्पित यादव, मैथ टीचर यादव पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और प्रीवियस ईयर की क्लासेस जो चल रही हैं, आपने प्रीवियस की जो पिछली क्लास है वो लेके आए होंगे। और ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये पी वाई क्यू तो हो ही रहा है इसमें। उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और एट द एंड जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो आपका लगभग मैथ का पूरा रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है, तो अगर पहली क्लास नहीं ली तो आप पहली क्लास लेके आएँ और वहीं से हम आगे बढ़ रहे हैं। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के इफ, यूनिट में से कौन सा मान के का मान हो सकता है अगर ये है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्यूशन। इसे 88/8 लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ इंटू के माइनस के 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 अपॉन 6²। ये हो गया 36 और माइनस का 7×5 35 प्लस का k² इज इक्वल टू 1। तो ये 8 से 11 बार कट गया तो क्या आ गया, टोटल आ गया है 11 के माइनस के 9। 36 में से 35 गई, एक बचा और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो आ जाएगा वो आएगा 1 + k²। क्योंकि यहाँ पे जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, 1 + k² बच रहा है। और इधर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बचा। अगर ये उधर लेके चले तो k², ये जो 11 ये माइनस का 11 हो गया और ये 9 ये प्लस का उधर पहुँच गया तो क्या हो गया प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो ये जो बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, द्विघात समीकरण। अगर इसे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से तो क्या आता है, इसमें क्या होता है, देखो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ने पर 11 हो जाए और गुणा करने पर 10 बचे। तो क्या है, वो है 10 × 1, 10 से कम 10 और 10 से 11। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, k² माइनस के 10k प्लस का 1k प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। तो 10 और 11 के ही हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया k² माइनस के 10k और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 1k प्लस का 10 बराबर 0। तो यहाँ से अगर k कॉमन ले रहे तो क्या बचा k - 10। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो क्या बचा k माइनस का, तो यहाँ से माइनस निकालो तो ये माइनस हो गया यहाँ पे, तो 10 इक्वल टू 0। अगर हम माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 1k और प्लस का 10 ही तो बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया k - 10 और k - 1 बराबर 0। तो k के दो मान आ गए, तो वो मान क्या है, k - 10 k - 1 इज इक्वल टू 0। तो k आ गया, एक तो आ गया 10 और एक k आ गया यहाँ से, जो अगर k - 1 बराबर 0 रखेंगे तो k आ जाएगा 1। तो ये दो मान होंगे, यही पूछा गया कौन कौन मान होंगे, तो ये है 1 और 10। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल chords on the same side of the radius. OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular CD. If AB बराबर 10, CD is equal to 24 and PQ 7 cm, then diameter of the circle is. माना वो एक वृत्त का केंद्र है तथा AB एंड CD एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं। OP AB पर लंब है, OQ CD पर लंब है। यदि AB बराबर 10 है, CD बराबर 24 है तो PQ 7 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास कितना है, चलिए देखते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि समझ ना आए, एक ही बार में समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा थोड़ा बैक करके 2 बार देख लिया करो। ठीक है, चलिए देखते हैं हमसे क्या कह रहा है कि एक वृत्त है। अच्छा, इसमें एक जो लग रहा है वो एक थ्योरम है, वो देखिए राइट एंगल ट्रायंगल की। देखिए अगर ये 90 पे है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम जो होती है वो होती है p² प्लस का b² इज इक्वल टू h²। ठीक है, ये आप सभी को पता होगी, अगर नहीं पता है तो इसे आप नोट कर लें। ठीक है,
आपको वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी, जहाँ पे आप चाहें तो वहाँ रोक के आप नोट कर रहे हैं लिख सकते हैं। चलिए देखिए, एक वृत्त है, इसमें बताया जा रहा है इसका केंद्र क्या है, ओ। ठीक है, ए बी सी डी एक ही त्रिज्या के एक ही तरफ दो समांतर जीवाएं हैं। तो अगर पहली कॉर्ड हो गई, अगर ए बी, क्योंकि ए बी की 10 सेंटीमीटर कॉर्ड जैसे देखो, सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो होता है, इसमें जो होता है व्यास होता है। ठीक है, तो अगर ए बी 10 है तो ये छोटी होगी, उसके बाद है ये वो है सी डी, तो सी डी है 24। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ओपी ए बी पर लंब है। ओपी जो है ए बी पर लंब है और ओ क्यू सी डी पर लंब है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्यू मान लूँ तो ये इस पे लंब हो गया। ठीक है, सी डी पर लंब। अब क्या कह रहा है, हमें दिया गया ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर ये इक्वल अगर लंब डालेगा किसी, जैसे ये तरफ जाएगा, इस पर लंब डालेगा तो ये दो पार्टों में बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो अगर मैं इसको, अगर ये 10 है तो इसको मैंने अगर 5 मान लिया तो 5 हो गई। ये 24 है तो ये 12 हो गई। ठीक है, और ओपी दिया गया, ओपी कितना है, पी क्यू दिया गया वो 7 है। ठीक है, और हमें जो निकालना है वो निकालना है इसका डायमीटर निकालना है। तो उसके लिए हमें त्रिज्या जरूरी है निकालनी है, त्रिज्या के लिए हमें आर निकालना है। तो यहाँ से हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हमारे। ठीक है, एक तो इसकी जो आर, इसकी आर। अच्छा, अब देखिए, अगर कुछ ना देखिए आप, ये त्रिभुज देखिए सिर्फ इसमें, अगर इसमें मैं अगर निकालूं त्रिज्या निकालूं तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ ये 90 बन रहा है तो इसके सामने क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ये अगर इसको मैं ओ क्यू को अगर एक्स मान लूँ तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर और प्लस का ये जो आ गया। ठीक है, सी क्यू जो है तो ये आ गया, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। ठीक है, वहीं अगर मैं इस त्रिभुज में देखूं, अगर इसको मैं आर रेडियस मानता हूं तो क्या है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा है यहाँ तक। ठीक है, तो ये होगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर और प्लस का ये 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाले बेस, इसका ये बेस हो गया। ठीक है, परपेंडिकुलर इसका ये हो गया। अब देखिए, दोनों एक्स स्क्वायर के मान अगर बराबर है तो मैं अगर ये दोनों सेम कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 12 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि आर स्क्वायर की ये भी वैल्यू है और स्क्वायर की भी वैल्यू, तो मैंने ये दोनों बराबर कर दिए। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करते हैं हम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 144, यहाँ सॉल्व किया था एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 और 7 दूनी 14x, और ये हो गया 25। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म। ठीक है, बचा कितना 14x और ये 49 और 25 कितना हो गया 54 9 20 74। तो ये माइनस का इधर आ गया, तो 144 माइनस का 74। तो ये जो बचा वो कितना बचा, दिखाई नहीं रहा होगा आपको यहाँ पे, यहाँ देखिए इसको, अगर 144 में 74 घटाए तो कितना बचा 70 इक्वल टू 14x। तो यहाँ से जो x आ गया वो हमारा कितना आ गया 14 पंजे 70। ठीक है, x यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर x जो है ये मैंने x माना था, जो ओ क्यू था यही x माना था। ठीक है, अगर x अगर यहाँ से हमारा 5 आ गया तो आपको पता है 5 बार, अब यहाँ से हम r फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसे मिटा दे रहा हूँ मैं। अब देखिए, हमें यहाँ पता है कि आर स्क्वायर जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था वो क्या था हमारा, ये एक्स हमने माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12 स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 5, तो ये हो गया 25, 12 का कितना हो गया 144। तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 169। तो आर का मान यहाँ से कितना आ गया 13, और हमें त्रिज्या यहाँ से मिल गई है। ठीक है, रेडियस अगर मिल गई हमारी कितनी है 13, तो डायमीटर जो होता है वो इसका दुगना होता है, डायमीटर जो होता है इसका दुगना होता है। तो कितना आ गया, वो आ गया 13 गुणा 2 26। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 5/3, तो निकालना है हमें sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसके पहले 2-3 बात से जान लें। राइट एंगल ट्रायंगल है ये, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है,
तो होता क्या है, अगर साइन थीटा यहाँ से निकालें हम तो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मतलब हिंदी में जहाँ कहते हैं लंब बटे कर्ड। ठीक है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ड है। ठीक है भाई, देखिए अगर कोसेक यहाँ से कोसेक निकाले तो कोसेक इसका ठीक उल्टा हो जाता है। कोसेक थीटा बराबर होता है एच अपन पी, मतलब कर्ड बटे लंब मतलब हाइपोटेन्यूज बटे परपेंडिकुलर। भाई यहाँ से अगर टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वहीं अगर कॉट थीटा निकालें तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होता है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसका ठीक उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ये तीन चीजें आप जानना है। ठीक है, आपने पढ़ रखे होंगे वैसे भी ये पहले से। अब देखिए यहाँ सीन क्या है इसमें, क्वेश्चन में दिया गया हमें cosec थीटा बराबर 5.3, तो हम यहाँ से बना रहे हैं cosec थीटा। तो cosec थीटा होता है क्या है, अभी आपने पढ़ाया क्या है, वो cosec थीटा होता है हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। तो अगर ये 5 है, 5 पे 3 दिया गया है cosec थीटा, यहाँ से 5 पे 3 दिया गया तो हाइपोटेनियस हो गया 5, परपेंडिकुलर अपन हो गया 3। यहाँ से बेस निकालने के लिए क्या है, बेस निकालने के लिए ये कर्ड है, तो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अभी पढ़ा आपने। तो अगर ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ से अगर परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, तो प्लस का बी स्क्वायर निकालने के लिए ये 9 इधर आया तो ये क्या होता है 16, 16 हो गया बी स्क्वायर, तो बी कितना आ गया यहाँ से 4। ठीक है, अब ऐसे भी 3 4 5 जो ट्रिपलेट होती आपको याद होगी 3 4 5। अब यहाँ से भी ये सॉल्व करना है। अच्छा, 2-3 चीजें कल आपने पढ़ी थी, एक थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा वही था सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरी थी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये चीजें ना टिप्स पे होनी चाहिए आपकी। अब देखिए यहाँ कैसे प्रयोग हो रहे हैं इसमें देखो अगर यहाँ से अगर ये टेन स्क्वायर थीटा को ले जाए तो प्लस का हो जाएगा, और ये अगर 1 प्लस का जो उधर है इधर माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ इसको हम इजीली लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, वही क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा देखो एक चीज और है, वो क्या है अगर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वो होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी मतलब टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जो होता है, हाँ सही है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि टेन स्क्वायर जो होता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है वो होता है पी बटे बी, और भाई कॉट थीटा जो होता है वो होता है बी बटे पी, तो एक दूसरे से कट जाती है। ठीक है, तो अब देखिए तो ये ऐसे ही जब टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, तो अगर कॉट थीटा निकालेंगे यहाँ से हम तो ये 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसको जो कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तो आपने याद होगा ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये अगर उधर जाएगा तो ये प्लस करेगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ही बचा ना। ठीक है, तो यहाँ से देखो टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बचा, सिर्फ बचा वो हमारे पास बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और जो हमें कॉसेक थीटा दिया गया वो कितना है, वो है 5/3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, ये हो गया 25/9। ठीक है, आंसर नंबर 1। ये तो आपको इतना समझाने में इतना टाइम लगा, वरना करने के लिए क्या है आपको क्या देखते ही करना है। देखो आपने जैसे ही देखा कॉसेक थीटा बराबर 5/3 है, ये चित्र भी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको पता लगा ये हाइपोटेनियस है ये परपेंडिकुलर है, तो इसका बेस 4 हो जाएगा क्योंकि 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। तो यहाँ से पता लग गया अगर 3 ही है 5 ही है तो 4 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सेक स्क्वायर माने थीटा बराबर हमें पता लग गया टेन स्क्वायर थीटा होता है,
कॉट स्क्वायर थीटा को हम 1/tan स्क्वायर थीटा में बदल देंगे, बचा क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये कट जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 5/3 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो 25/9 हो जाएगा। तो ये 5 सेकंड में आप क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। इफ द पॉइंट्स ऑफ ए contact of a direct common tangent of these circle are M and Q, then find the length of the line of segment MQ। 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है वो 37 सेंटीमीटर है। यदि इन वृत्तों की एक सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु M और Q हैं तो रेखाखंड MQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन ना शायद ही एसएससी का कोई एग्जाम हो जिसमें ना आए, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसमें 2 पॉइंट होते हैं, दोनों पॉइंट समझते हैं। एक तो ये सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, मान लो इसकी त्रिज्या जो है R1 है। ठीक है, ये सेंटर इसकी होगी R2। ये केंद्रों के बीच की दूरी हमने इससे कर लिया d से डोनट। ठीक है, अब एक तो हो गई एक सीधी उभयनिष्ठ रेखा स्पर्श रेखा, ये हो गई है। ठीक है, एक हो गई है मतलब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई, एक हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, एक ही हो गई। ठीक है, जिसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक हो गई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अभी दोनों कैसे निकालते हैं देखो, अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल रहे हैं यहाँ से ये वाली, पहले बात समझो कि जो ट्रांसवर्स होगी ना ये वाली, ये छोटी होगी क्योंकि ये वाली डायरेक्ट है, ये वाली बड़ी होगी इसमें, और ये वाली हमेशा ये वाली होगी छोटी। तो अगर हम डायरेक्ट निकाल लें DCT जिसे बोलते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, अगर वो निकालते हैं तो क्या है, वो आएगी रूट के अंदर d का स्क्वायर माइनस का R1 का स्क्वायर, सॉरी R माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गया, मतलब इसमें से जो त्रिभुज बड़ा होगा उसमें से इसकी त्रिज्या घटा के जो स्क्वायर निकलेगा वो निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर ट्रांसफर ये वाली निकाल ली, जब ये वाली लेंथ निकाल लेंगे जैसे, तो वो क्या होगा, वो होगा d स्क्वायर माइनस का R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। देखो जब ये जोड़ेंगे ना, जब जोड़ने का स्क्वायर जब इसमें घटाएंगे तो ये जब तभी तो ये छोटा आएगा। ठीक है, तो ये छोटी ये याद करने के लिए आपकी है। ठीक है, इसमें जो प्लस होगा तो ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकलेगी और डायरेक्ट निकलेगी उसमें ये माइनस होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो है 22 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या आ गई वो है 22 सेंटीमीटर, और इसकी जो है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है डायरेक्ट कॉमन सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा निकालिए। तो अगर हम सीधी निकाल रहे हैं यहाँ से, ये निकाल ले, इन दोनों केंद्र के बीच की दूरी कितनी बताएगी, वो है d इक्वल टू दी गई है, वो हमें दी गई है किधर गया 37 मीटर, 37 सेंटीमीटर हो गई है। अब देखिए फॉर्मूला क्या है आपका, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का है d स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 इक्वल टू का होल स्क्वायर। तो d स्क्वायर यहाँ कितना है इसका 37 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस R1 कितना दिया 22, R2 कितना है 10 इक्वल टू का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो गया 37 का स्क्वायर माइनस का ये कितना होगा 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपने पढ़ा है, इसको तो रफ कर दूं, यहाँ से आपने इसको पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया ना, तो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 37 प्लस के 12 और 37 माइनस के 12। ठीक है, तो ये हो गया 49 रूट के अंदर है ये, और 37 से 12 गया कितने बचे 25, तो इसका रूट निकला तो कितना है 7 और 25 का आ गया 5। तो आंसर आपका क्या हो गया, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आ गई है, वो आ गई है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, वो आ गई 35। तो आपका जो आंसर हो गया वो ये होगा। ठीक है, आप
चित्र से डायग्राम से समझ सकते हैं। हमसे ये निकालने को बोला गया था। ये हमें 22 दी गई, ये हमें 10 दी गई थी, ये दोनों बीच की दूरी है वो 37 दी गई। हमसे ये निकालने को बोला था, तो अगर इसको हम 20 से माने तो ये आ गई 35 आ गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 840 मीटर एंड A and B start running in the same direction at the same time from the same point at the speed of 6 meter per second and 12 meter per second respectively. After how much time will they meet next? 840 मीटर की एक वृत्ताकार दौड़ में A और B एक ही दिशा में एक ही समय पर एक ही बिंदु से क्रम से 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे अगली बार कितने समय बाद मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ही वृत्ताकार कोई पार्क है या कोई भी बिंदु है, मतलब ठीक है, दौड़ लगाने के लिए। इसमें क्या है, एक ही पॉइंट से A एंड B जो हैं, जहाँ A की 6 मीटर पर सेकेंड है और B की जो है वो है चाल 12 मीटर पर सेकेंड। ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही बिंदु से जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही समय पर जा रहे हैं। अब देखिए इसका क्या है, जैसे मान लो A यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करा है, जैसे ने तो A की तो है 6 मीटर पर सेकेंड, तो और जबकि B जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो B की जो है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। तो अब A का सीन क्या होगा, अगर A जैसे B जा रहा है, अब B जब तेज दौड़ रहा है दूसरी स्पीड में, तो A को क्या करेगा, A जैसे यहाँ से चला तो B क्या करेगा, इसको A को हराते हुए आगे निकल जाएगा B, ठीक है। अब B जैसे आधी दूरी पे जब B यहाँ पहुँचेगा तब A कहीं यहाँ पे होगा, फिर जब B यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा दोबारा, तो A कहाँ पे, यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि A की जो B की जो चाल है वो A से दुगनी है, ठीक है, क्योंकि A की जहाँ 6 मीटर पर सेकंड है वहीं B की 12 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों ये दोबारा मतलब पहली बार दोबारा कब मिलेंगे, क्योंकि अभी तो यहाँ से निकले हैं, अब कब एक साथ मिलेंगे। तो अब ऐसे में क्या करना, जब एक ही साइड में चलना हो ना, तो इनकी जो रेस्पेक्टिव चाल है उसमें हम माइनस कर देते, जैसे 12 मीटर पर सेकंड है, इसकी 6, तो ये हो गया 6। अब वो क्या रहा, अब यहाँ से समझो, होगा क्या, सीन क्या है वो समझो। क्वेश्चन तो करने के लिए 1 सेकंड का है। जैसे मान लो अगर A यहाँ से चला रहा है इसको, तो ये यहाँ पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, वहीं B की जो स्पीड है वो A से दोगुनी है, तो जब A अगर यहाँ पे पहुँचा होगा तो B कहीं कहीं यहाँ पे हो गया होगा। अब वहीं A जब यहाँ पे कहीं आया होगा, इसकी दुगनी स्पीड, तो ये दुगना कहीं कम से यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये पहुँचेगा तो A फिर कहाँ पे आ जाएगा, A यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और ये फिर B कहाँ पे, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तब A जो A की दूरी वो होगी लगभग कहीं वो यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है, और जितनी देर में B यहाँ पे यहाँ तक आएगा वहीं A जो आएगा वो इतना आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों चाल से चल रहा है तो वो दोनों स्पीड से भी चलेगा। तो ये चीज़ है। तो हमें ऐसे में क्या करना है, जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हों तो उनकी जो रेस्पेक्टिव चाल है उसमें माइनस कर दे रहे हैं। तो जैसे अगर B की ये है, A की है, तो इसमें क्या आ गया, 6 आ गया। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 840 मीटर, और इन दोनों का जो निकल गया है मीटर पर सेकंड वो है 6 मीटर पर सेकंड। तो 6 कम 6 24, 140 सेकंड बाद ये दोनों फिर से मिल जाएंगे, ठीक है। और यही अगर ये बोला था कि ये दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, जैसे ये होता है, जैसे A इधर जा रहा होता, B इधर जा रहा होता, तो इनकी जो चाल होती है वो जुड़ जाती है, तो फिर ये कहीं कहाँ आके इस पॉइंट पे या यहाँ पे कहीं आके मिल जाते हैं, ठीक है। तो समझ आ गया जुड़ रहा क्यों, घट क्यों रहा है। तो आंसर हो गया आपका 140 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। R pays 100 to P with 5 रुपी, 5 रुपये का है, 1 रुपये का, 2 रुपये coins. The total number of coins used for paying are 40. What is the number of coins of denomination 5 in the payment? RP को 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये के सिक्कों से 100 रुपये का भुगतान करता है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए कुल सिक्कों की संख्या 40 है। भुगतान में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? पहली बात तो ये है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन करें, यहाँ जब क्लास में रिकॉर्डेड आपको रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को रोक के खुद सॉल्व करें, ठीक है, इसलिए मैं पीछे हट जाता हूँ, और जब ना सॉल्व हो फिर उसके बाद सोल्यूशन देखें। देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है,
क्योंकि इसके ऑप्शन जो है बहुत अलग अलग हैं। तो क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है 5 रुपये और 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। जो टोटल सिक्कों की संख्या है ना, कॉइन्स आर यूज्ड है 40, मतलब सिक्कों की संख्या है वो 40 है। 40 सिक्के हो जाएं और जो अमाउंट है ना, टोटल जो अमाउंट है वो हो जाए 100 रुपये। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि 5 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये ऑप्शन जो है वो सारे 5 रुपये के सिक्के ही आए होंगे, संख्या आएगी। अगर देखिए, अगर मैं इसमें 16 लेता हूँ, एक तो क्या है, एक तो ये है कि आप इक्वेशन बनाए x प्लस वाई प्लस के जेड। मान लो अगर 5 रुपये के सिक्के x मान लिए हमने, 1 रुपये के सिक्के अगर y मान लिए और 2 रुपये के सिक्के अगर हमने z मान लिए, तो ये हो गया x प्लस वाई जेड, संख्या कितनी है 40, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, जैसे 5x हो गया प्लस का 1y हो गया प्लस का 2z हो गया, ये इक्वल टू कितना हो गया 100। ये तो अमाउंट हो गया, ये सिक्कों की संख्या हुई। अब इसे सॉल्व करके फिर आंसर निकालें। अब देखिए कॉमन सेंस पे कैसे डिपेंड करता है, और ये एग्जाम में एसएससी में ऐसा होता है कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं डायरेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, अगर मैं 5 रुपये के अगर 16 सिक्के भी मान लूं तो 16 पंजे रुपये कितने हो गए 80, ठीक है। ये टोटल सिक्के कितने हैं 40। अगर 40 में से अगर मैं 16 माइनस कर दूंगा तो सिक्के अभी भी हमारे पास कितने बचे 24, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास अगर 80 रुपये हो गए, लेकिन अभी पास सिक्के अभी हमारे पास 1 रुपये और 2 रुपये के बचे। लेकिन अभी सिक्के अगर 24 बच रहे हैं ना, अगर 24 भी अगर मैं 1 रुपये भी मान ले रहा हूँ ना, तो 24 रुपये हो गए। तो ये रुपये जो है वो 100 से ऊपर हो गए, मतलब ये रुपये 104 हो गए। और अगर सिक्के मैंने बढ़ा लिए, जैसे मान लीजिए तो 16 माना, 17 माना, 17 अपने 85 रुपये हो गए, फिर तो हमारे पास और रुपये बच गए एक्स्ट्रा। 18 तो बिल्कुल नहीं मान सकते क्योंकि और ज़्यादा बच रहे, इसलिए ऑप्शन इसमें से एक ही है जो हम ये ले सकते हैं। अब 13 को हमने लिया, 13 का हमने अगर मान लिया 13 5 रुपये के सिक्के हैं, तो ये कितने रुपये हो गए 13 पंजे 65 रुपये, ठीक है। अब हमारे पास सिक्के कितने बचे, अगर हमने 40 में से 13 सिक्के निकाल दिए तो कितने सिक्के बचे, वो बचे 27 सिक्के। अब देखिए 1 रुपये 2 रुपये कैसे सिक्के निकाले वो देखिए क्या है। अगर मैं 27 रुपये के सिक्के अगर मान ले रहा हूँ, 1 रुपये मान ले रहा हूँ, तो 27 रुपये हो गए, ठीक है। और 65 और 27 कितने हो गए, 7-5-12 2 हाथ से लगी 1 3 92 रुपये। इसका मतलब रुपये कितने कम पड़ रहे 8 रुपये कम कर। इसका मतलब है कि 8 रुपये 8 सिक्के जो है ना हमने 1 रुपये के माने, वो 1 रुपये के नहीं, वो 2 रुपये के सिक्के हैं, इसलिए 1-1 रुपये उनमें सब में कम पड़ रहा है। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो 8 सिक्के हैं वो हैं 2 रुपये के, तो ये हो गया 16 रुपये, ठीक है। बाद बाकी बचे कितने 8 सिक्के ये हो गए, 13 ये हो गए, बचे 19 सिक्के। 19 सिक्के हैं 1 रुपये के, तो ये हो गए 19 रुपये। तो 65 प्लस का 19 और प्लस के 16, ये रुपये आपके 100 हो गए। और सिक्कों की संख्या हो गई 13 हो गए 5 रुपये के, 8 हो गए 2 रुपये के और 19 हो गए 1 रुपये के, तो ये सिक्के हो गए 40, ठीक है। इसी तरीके से बेहतरीन सॉल्यूशन आते हैं, आगे बढ़ते चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए करिए सॉल्व क्वेश्चन। आसान सा क्वेश्चन है, छोटा सा। इसमें क्या कह रहा है, इसको हम लिख सकते हैं x² माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया x प्लस 3, तो ये हो गया x² माइनस y² वाला बन गया, ठीक है। तो ये हो गया क्या x प्लस 3 और x माइनस 3, अरे वही है ना, x² माइनस y² इक्वल टू क्या होता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, ठीक है। अपॉन में क्या है x प्लस 3, तो ये x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, बचा क्या x माइनस 3, ये आंसर हो गया आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स out of which he completed 27 of the order in 34 days. In how many days did he completed the entire order of printing? राजेश ने अपनी प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छपने का ऑर्डर लिया, जिसमें से उसने 17/27 ऑर्डर 34 दिनों में पूरा कर लिया। पूरे प्रिंटिंग ऑर्डर को पूरा करने में उसे कितने दिन लगेंगे? आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे होगा आंसर आपका। देखो अगर x सपोज x ऑर्डर लिया उसने, उसके 17/27 हैं, वो कितना 34 दिनों में पूरा हो रहा है, सॉरी 17/27 है, उसने 34 दिनों में छाप लिए,
तो ये पूछ रहा है कि पूरे ऑर्डर है वो कितने दिन में छापेगा, मतलब मान दैट टोटल ऑर्डर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो हमें एक्स निकालना है, तो 17 का कितना होगा 34, 27 इंटू 2 एक्स बराबर 27 गुणा 2 बराबर, तो एक्स बराबर हो गया 54 डेज। आसान सा क्वेश्चन था। आंसर सी। इसमें क्या कह रहा है, इसमें बस ये कह रहा है कि उसने राजेश ने कोई एक ऑर्डर लिए, मतलब कुछ भी ऑर्डर होंगे, उसका 17/27 है, वो वे 34 दिन में छाप ले रहा है। तो 17/27 34 दिन में छाप रहा है, 17/27 34 डेज। तो यहाँ से टोटल ऑर्डर निकल आए वो कितना है 54 दिन में छप जाएंगे पूरे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, एक ग्रोसर प्रोफेसेस टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस ए फेक वेट ऑफ 870 ग्राम फॉर 1 kg। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, करेक्ट, मतलब 2 डेसिमल तक। एक किराने वाला दुकानदार चावल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम की जगह 870 ग्राम का गलत वजन भी इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब एक दुकानदार पे आप गए, ठीक है, दुकानदार के पास, तो उसने कहा आपसे कि चावल जो है ना, जिस कीमत में मुझे मिल रहे हैं ना, या जो लागत हो रही है उसी कीमत में मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन क्या कर रहा है वो घपला, क्या कर रहा है, घपला ये मार रहा है वो, जहाँ आपको 1 किलोग्राम की बजाय वो 870 ग्राम दे रहा है तुम्हें। ठीक है, मतलब 1000 ग्राम की जगह पे वो तो आपको 870 ग्राम वजन का चावल दे रहा है। तो उसका प्रॉफिट कितना है, देखो वो कितना 130 ग्राम, अगर यहाँ से निकाल रहे हैं माइनस करके, तो वो 130 ग्राम बचा रहा है। ठीक है, 130 ग्राम बचा रहा है, और तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, और 130 ग्राम बता कितने बचा रहा है, 1000 ग्राम पे नहीं, वो 870 ग्राम दे रहा है आपको। 1000 ग्राम जहाँ पे आपको 870 ग्राम दे रहा है, तो 130 ग्राम बचा रहा है कितने पे, 870 ग्राम पे। तो यहाँ का परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा किया, परसेंटेज का चिन्ह, तो 1 0 से 0 खत्म, तो 1300/87, तो ये कट गया, डायरेक्ट नहीं काट पा रहे तो ऐसे लिख लो 83/87, 87 कम 87, तो 10 में 7 गया, 3 बचा, और 12 में 8 गया, 4 43, ये 0 आ गया। तो ये लगभग 4 बार जा रहा है, 4 7 28 के 8 आंसर लगी 2, 4 32, तो 2 34, तो 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 12 में थे 4 गया 8, मतलब 82, तो दशमलव लगाया, ठीक है, 1 0 बढ़ा, तो 887 अगर 10 बार जाएगा तो लगभग 877 होगा, तो लगभग 9 बार गया ये, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर बी, 14.94%। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं कह रहा था, एक आसान सा क्वेश्चन ये था कि एक दुकानदार है, लागत मूल्य पे बोल रहा है आपको दे रहा हूँ, मतलब जितने में ला रहा है उतने में आपको देने का वादा कर रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट फिर भी कमा रहा है। प्रॉफिट इसलिए कमा रहा है क्योंकि जहाँ आपको वो 1000 ग्राम दे रहा था, उससे यहाँ पे वो 870 ग्राम ही दे रहा है, तो 130 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है। प्रॉफिट कितने में ले रहा है, जितनी चीज़ दे रहा है उतने प्रॉफिट ले रहा है, तो 870 ग्राम पे प्रॉफिट ले रहा है, उसका परसेंटेज निकाल दिया, लाइट निकल आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहन बोरोस ए सम ऑफ 4,22,092 रुपीज एट द रेट ऑफ 20% per annum simple interest. At the end of first year he repays 21,679 towards return to of principal amount borrowed. If Mohan clears all pending due at the end of the second year including interest payment that occurred during the first year, how much does he pay at the end of the second year? मोहन 20% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4,22,092 रुपये की धनराशि उधार लेता है। पहले वर्ष के अंत में उधार ली गई मूल राशि के भुगतान के लिए 21,679 चुकाता है। यदि मोहन दूसरे वर्ष के अंत में सभी बकाया राशि का भुगतान करता है जिसमें पहले वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भी शामिल है, दूसरे वर्ष के अंत में कितना भुगतान करता है? पहले क्वेश्चन समझिए, इसमें आसान सा क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि मोहन ने एक राशि है अमाउंट, वो ब्याज पे लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1 साल के बाद उसने कुछ अमाउंट जो है वो वापस कर दिया, ठीक है, और ये साधारण ब्याज पे ली गई राशि है।
और उसके बाद क्या है, अमाउंट वापस कर दिया, उसके बाद दूसरे साल का ब्याज लगा, और बाद में पूछ रहा है कि बाद में जो अमाउंट उसने लास्ट में पे किया वो कितना अमाउंट है, जिसमें पहले साल का ब्याज भी इंक्लूड है। तो ठीक है, तो क्या है, देखिए अमाउंट कितना लिया, उस पर लिया है जो है 4,22,092 रुपये। ठीक है, अब देखो पहली ईयर क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट पहली ईयर का निकालूं तो क्या होगा, इस पे लगेगा 20% का एक साल के लिए बटे 100, ऐसा ही ऐसे निकालते हैं। तो 20 × 100, 5 से काटा, ये कितना हो गया, 5 × 40 बचा 5 × 20, फिर 5 × 20, 5 × 5 बचा कितना 4, 5 × 40 बचा 5 × 20, मतलब आ गया 84,418 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ से हमें पता लग गया जो फर्स्ट ईयर का जो वो है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया, यहाँ हम लिख ले रहे हैं, ऐसा ही आ गया, वो है 84,418 रुपये 40 पैसे। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, उसमें क्या कह रहा है कि उसने ना दूसरे ईयर में रुपए वापस कर दिए, कितना किया वापस, जैसे टोटल अमाउंट जो था तो 4,22,092 रुपये थे। ठीक है, 4,22,092 रुपये, उसमें से उसने कितने 21,679 रुपये वापस कर दिए, 21,679 रुपये। तो अब अमाउंट कितना बचा, 12 में तो 9 गया, 3 बचा, 8 में 7 गया, 1 बचे, 10 में 6 गया, 4 बचे, ये में 0, और यहाँ पे 11 में 2 गया, 9, सॉरी कल तो रहा, 1 मिनट, 12 में 9 गया, 3 बचा, यहाँ 8 बचे, 8 में 7 गया, 1 बचा, उसके बाद यहाँ 10 लिया, 10 में से 6 गया, 6, यहाँ 1 में से 1 गया, 0, ठीक है, 2 में से 2 गया, 0, तो ये बचे 4,06,13 रुपये बचे। ठीक है, क्योंकि इसने 21,679 रुपये वापस कर दिए। ठीक है, अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि अमाउंट पे लगता है, जो पैसे जो लिए होते ब्याज पे उस पर लगेगा, ब्याज पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब इस पे ये दूसरी साल के लिए ब्याज लगेगा, तो ये जो 4,06,13 पे अगर दूसरी साल का ब्याज निकालने का हम सेकेंड ईयर का ऐसा ही निकाल रहे हैं तो हो गया इंटू 20 इंटू एक साल का बटे 100, तो 20 × 100, ये 5 से फिर काटा, कितना हो गया 5 × 8 40, 0, 5 × 1 5, 5 दूनी 10, और यहाँ से 5 × 8 40, 0, 5 × 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, तो ये हो गया 80,122 रुपये। अब देखिए हमें लास्ट में अपने टोटल अमाउंट पे करना है, तो देखो हमने हमारे पास अभी कितना बचा था, 21,000 तो हमने दे ही दिए ना, 21,679 रुपये हमने दे दिए, तो हमारे पास जो रुपए के रूप में जो बचा है, अमाउंट जो बचा इतना बचा है। ठीक है, 4,06,13 रुपये। उसके बाद पहले साल का ब्याज कितना हुआ है, वो है हमारे पास 84,418 रुपये 40 पैसे, और दूसरे साल का जो ब्याज आ गया वो कितना है, वो है 80,122 रुपये 60 पैसे। ये हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 0 0, यहाँ से 1 रुपये बन गया, 1 रुपये यहाँ आ गया 4, 8 4 12 और 2, 12 और 2 14, 4 यहाँ से लगी 1, तो 2 1 3, 3 2 5। ठीक है, उसके बाद आ गया 5 हो गया, 6 1 7, 7 1 8 और 4। ठीक है, यहाँ हो गया 9 हो गया, 1 मिनट कैलकुलेशन देखिए क्या है, इसमें ठीक से लिख ले रहे हैं, 40 0 0 613, तो यहाँ से ये 4 8 4 12 और 2 14 4 यहाँ से लगी 1 2 2 1 3 2 5 6 7 10 1 11 यहाँ से लगी 1 5 8 8 16 6 यहाँ से लगी 5, तो ये हो गया 56,154 रुपये। देखते हैं यहाँ पे ना थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, 1 मिनट क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है कितना था, 4,22,092 में से जब हम घटाएंगे 21,679, तो 12 में से 9 गया, बचा कितना 3। ठीक है, 8 में 7 गया, 1 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचा, 1 में से गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो ये जो अमाउंट आ रहा है 613 नहीं 413 है। ठीक है, 413, यहाँ का इसका 20% 1/5 निकालेंगे, 5 से काटा 5 8 40 की 0 0, यहाँ से 0 घटेगा, 5 8 40,
5 दूनी 10 और 5 छक्का 30। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये एक अमाउंट, तो यहाँ पे कितना बचा? अब देखो, अब ब्याज, ये दूसरी साल का ब्याज तो ये निकल के आ गया और पहली साल का ये है, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो हो गया वो हो गया 400,413। पहली साल का ब्याज जोड़ दिया गया, कितना? 84,418.40 और ये है 80,800,82.7। तो यहाँ से निकाला 3 8 4 12, 2 14 4, यहाँ से लगी 1, तो 5 4 9, सॉरी 2 1 3 8 3 11, यहाँ से लगी 1, ठीक है। तो 8 3 11, यहाँ से लगी 1, 5 4 9 4 8 8 16 6, यहाँ से लगी 1 5, तो 56,914 रुपये। ये आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन था। इसमें क्या है, इसमें एक अमाउंट दी गई है, ठीक है, जिसको ना 1 साल बाद जब, तो सिंपल इंटरेस्ट पे दिया गया 20% पे, तो उसका जो एक इंटरेस्ट आया, ठीक है, एक अमाउंट, उसमें कह रहा है 21,000 रुपये, 21,679 रुपये वो वापस कर दे रहा है उससे। तो अब ब्याज जो लगेगा ना, अगर 4,22,092 रुपये थे, उसमें 21,679 वापस कर दिए, तो बच्चा अमाउंट जो बचा है ना 4,04,13 रुपये, उसी पे ब्याज लगेगा। तो 1 साल का जब ब्याज लगा तो वो कितना लगा? 80,082 रुपये हो गए। ठीक है, तो वो गए एट द एंड 2 साल के बाद कितना अमाउंट जमा किया, तो इतने तो शेष रुपये बचे। तो पहले साल का ब्याज इतना हो गया और ये दूसरी साल का ब्याज ये, तो ये सारा अमाउंट जोड़ के जो आ गया 5,64,914 रुपये, इतना रुपये जमा कर दिए उसने। यही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित किया गया था, जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में किसी एक के पक्ष में डाला गया था। जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला है, उसे 2484 मतों से विजयी घोषित किया गया। ठीक है, यदि उस चुनाव में मतदान करने के योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी, तो बाई का मान कितना है? क्वेश्चन देखने में काफी बड़ा है, बट अगर इसे कायदा से करेंगे तो बहुत छोटा है आंसर। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए इसका इंग्लिश नहीं लिख पाए। देखिए क्या कह रहा है, तो टोटल वोटिंग कितनी है यहाँ पे? वो है 16,000। हम नीचे से कर रहे हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमसे? 22% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। अगर 22% नहीं किया, टोटल कितना होता है? 100%। तो 100% में से 22 ने मतदान नहीं किया। ठीक है, 22% मतलब 22 ने नहीं किया, तो 100 माइनस 22 ने तो मतदान किया है ना, तो हमने वो माइनस कर दिया। जैसे मान लो जैसे होता है, जैसे कि कोई तुमसे कहेगी जैसे कि 8% मतलब 5% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो जो 100 में से क्या कहते हैं 5 माइनस करके, ठीक है, तो 100 में से 5 95 आ जाता है, तो इसलिए हम डायरेक्ट सीधा 95% लिख देते हैं ना। तो बस वही है। ठीक है, तो इतना हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है? इतने मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। उसके बाद क्या है? अभी डाले गए मतों में से 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। इसमें से भी 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो कितने? 90% लोगों ने, ठीक है, 90% लोगों ने इसमें से मतलब मत जो है वो वैध है। ठीक है, उसके आगे क्या है? जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.375% मिला है, उसे 2484 मतों से विजयी घोषित किया गया। तो 90% इतने पूरे के 90% जो वोट है वो वैध मत हैं। ठीक है, उसमें से इसे जो मिला है वो 59.73% मिला। अब देखो क्या है, अगर 2 उम्मीदवार हैं, एक को अगर कितना मिला 59.375%, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में से हटा देंगे, अगर इसे हम 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो गया, इधर 1000 हो गए, तो 1000 में से तो ये 625 और यहाँ पे हो गया 40, तो 40.6 मतलब 40.625। अब देखिए, इस पहले को इतना मिल गया, दूसरे को इतना मिल गया, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? तो इसका डिफरेंस जो आ गया 5 में 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5, यहाँ से 13 में 6 गया 7 दशमलव, और यहाँ से आ गया ये 8, तो 18.75 है। इतने मतों से ये जीत रहा है परसेंटेज में। और वही वोटिंग में कितना दे रहा है? वो दे रहा है 2484 मत। तो हमें यहाँ से 18.75% निकालना है।
अब देखिए फ्रैक्शन में ये क्या हो गया, अगर इसको फ्रैक्शन में बदलें तो कैसे बदलेंगे, 18 प्लस को अगर इसमें यहाँ पे बदल लिया तो 75/100। पहली बात ये भी है कि 1/16 होता है ना, अगर आपने परसेंटेज की वीडियो पढ़ी होगी, हमारे भी चैनल में ये पढ़ी हुई है, देखना जाके, तो 1/16 होता है, वो होता है 6.25। ठीक है, तो ये इसका 3 गुना है, तो ये हो गया 3/16। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें एक बात समझ में आई है। पहली बात क्या होता है कि जब भी दो उम्मीदवार हों, अगर एक को अगर जान, जैसे इसमें क्या है 950 से कितना जाना है, तो 9.375 है, तो इसको अगर जाने मिले तो उसको उतने कम मिले होंगे। तो जब भी करना हो डायरेक्ट निकालना हो कितने परसेंट से जीत रहा है, तो डायरेक्ट इसका × 2 कर दो, तो यहाँ से आ गया 18.75। तो इतनी परसेंट से ये जीत रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है, इतना वोट दिए गए, वोट कितने हैं, 2484 मतों से जीत रहा है। तो इसका जो आ गया है 18.75% की जो वो फ्रैक्शन आ हुआ है 3/16। तो इसका जो 3/16 आ गया यही है 2484। अगर इतनी बात समझ गए ना तो ये आंसर निकालने में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 22% मतदाताओं ने मत नहीं किया। ठीक है, तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि 16,000 टोटल उम्मीदवार थे, मतलब जो वोटिंग है, वोटों की संख्या कितनी है, 16,000 इसमें दी गई है। 22% ने वोट नहीं किया, तो मतलब 100 में से -22%, यहाँ से परसेंटेज हटाया तो अपॉन में आ गया क्या, 100। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमसे कह रहा है कि डाले गए मतों में से 10% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। तो 10% अवैध है तो 90% तो वैध मत हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का 59.37% मिला है उसे 2484 मतों से विजयी घोषित किया गया। तो इसका मतलब विजयी घोषित, तो एक को अगर 59.375% मिले तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो दूसरे को जो मिला है वो मिला है 40.625%। ये दोनों जोड़ के 100% हो रहे हैं। तो वो कितने मतों से जीत रहा है, तो वो 18.75% से जीत रहा है। तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 3/16। तो वो जो जीत रहा है ना, वही मत दिए गए हैं कि ये तो वैध मत आ गए, यहाँ तक क्या, यहाँ तक है वैध मतों की संख्या। लेकिन जीत रहा है, जीतने वाले को 2484 मत ज्यादा मिले, तो वो कितने मिले, 18% का 3/16। तो इसका जो 3/16 आएगा भाई है 8424 के बराबर। यहाँ से हम भाई का मान निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ से हम भाई का मान निकाल रहे हैं, तो देखो एक बिंदी से एक बिंदी खत्म, ये 3 बिंदी से ये 3 बिंदी खत्म हो गई। ठीक है, 16 से ये 16 खत्म, बचा क्या, 9 से अगर काटेंगे हम तो 9 दूनी 18, 6 9 7 63 और 9 6 54। ठीक है, 3 से और काटे हमें से अगर तो 3 दिन 27, 3 दूनी 6, तो बचा कितना 100 - 22 = 92। अगर 100 इधर ही रखा, 92 इधर आए तो ये हो गया -92 और 22 उधर चला गया, तो भाई का मान कितना आ गया 8। भाई ये डायरेक्ट हमसे ये पूछा भाई का मान कितना है, भाई का मान निकालना, तो वो कितना है 8%। ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपकी ये क्लास खत्म हो रही है यहाँ पे। और जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो आप पहले देख के आएँ, और सीरीज वाइज सीरीज पढ़ते चलेंगे ऐसे ही। तो कल जहाँ पे क्लास छोड़ी थी वहीं से आज शुरू की और ये खत्म हो गया आपका सेट। नेक्स्ट कल से नया सेट स्टार्ट होगा, और ये क्लासेस आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली हैं, क्योंकि इसमें खास बात ये है कि एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो ही रहे हैं, साथ साथ उसके इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं, तो उससे होगा क्या कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट एक बार पूरे रिवाइज हो जाएंगे जब तक ये सारे सेट लगेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वो भी पढ़ें और आप भी पढ़िए, अच्छे से क्लासें लेते रहिए। ठीक है, और ये पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।